हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। तो गाइस, आज हमने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का हमारा इस सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। हमने बाकी के दो चैप्टर को कवर कर चुके हैं अब इसी चैनल पे। एक तो सॉल्यूशन चैप्टर है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो, इसके आज के लेक्चर में हम इसके नोट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? व्हेन वन और मोर सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज। जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस किस में आ जाए, एक चेंज में आ जाए, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ये कहता है भाई, एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंस है वो कंबाइन होंगे या कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस आएगा। वो चेंजेस आने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो उसमें कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट बनेगा। अब उसी नए प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि वो जो हुआ ना, जैसे रिएक्टेंट से हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, तो उसी को हमने क्या बोला है, केमिकल रिएक्शन बोला है। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, ठीक है, और रिएक्टेंट वाली साइड कुछ ना कुछ चेंज आना और तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन, ये तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन आती है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, हमारी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, विच डील्स विद स्टडी ऑफ विच डील्स विद स्टडी ऑफ rate of chemical reaction and their mechanism and condition in which rates can be altered। ये कहता है केमिकल काइनेटिक्स एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो किसके साथ डील्स करती है कि हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उसका रेट कितना है। यानी कि रेट की स्टडी करते हैं उसकी, भाई हम क्या करते हैं, स्पीड को डिटरमाइन करते हैं कि भाई कितनी तेजी से वो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो वही चीजें हम किस में पढ़ते हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि भाई कोई भी रिएक्शन है कितनी तेजी से हो रही है। देयर मैकेनिज्म कैन एंड कंडीशन कैन बी चेंज या अल्टर्ड। जो मैकेनिज्म होता है या फिर उसका रेट होता है, वो क्या कर सकते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है। तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड की बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है क्या, वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। दो तरीके की रिएक्शन होगी, एक तो फास्ट होगी, एक स्लो होगी। सम रिएक्शन सच एज आयनिक रिएक्शन और अकर वेरी फास्ट। कुछ एक रिएक्शन है, जैसे आयनिक रिएक्शन बोला है, तो ये वाली रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास AgNO3 प्लस NeCl, हमें मिलता है AgCl प्लस NeNO3। ये हमारे पास आयनिक रिएक्शन का क्या हो गया, एग्जांपल होगा, जो कि क्या होती है, फास्ट होती है। दूसरी कंडीशन पे हमारे पास क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होगा कि भाई सम रिएक्शन आर वेरी स्लो। कुछ रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, टेक प्लेस मंथ और ईयर। उनको कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, या तो कुछ साल लग जाएंगे या कुछ मंथ लग जाएंगे। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर फॉर्मेशन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम। ये कहता है भाई, अगर आयरन पे जंग लगता है तो किसकी प्रेजेंस में, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो वो किस में फॉर्मेशन बन जाता है, कोयल और पेट्रोलियम बन जाता है। ठीक है, तो उसी को इसने क्या बोला है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोला है। अगला है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। देखो, तीन टाइप के हो गए, एक तो स्लो रिएक्शन, एक फास्ट रिएक्शन और एक मॉडरेट रिएक्शन। यानी कि ना तो ज्यादा स्लो है और ना ही ज्यादा फास्ट है। ठीक है, दो रिएक्शन विच आर नाइदर वेरी स्लो नोर वेरी फास्ट। ना तो वो ज्यादा फास्ट है ना ही ज्यादा स्लो है, बट टेक प्लेस एज अ मॉडरेट स्पीड। परंतु ये जो होती है रिएक्शन, वो मॉडरेट स्पीड पे होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जो केन शुगर होता है, सुक्रोज होता है, उसका कन्वर्जन होना। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं किन शुगर का, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिडिक की कंडीशन में। एसिडिक की कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हमें किस में कन्वर्ट होता है ये, एक तो C6H12O6 ग्लूकोज में, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला तो सेम होता है, परंतु ये क्या होता है, हमारे पास फ्रक्टोज होता है। ठीक है, तो C6H12O6। तो जो हमारे पास केन शुगर होता है वो दो चीजों में टूट जाता है, एक तो ग्लूकोज में, दूसरा फ्रक्टोज में। अब कहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। स्टेप के बेसिस पे कितनी टाइप की रिएक्शंस होती है। ये कहता है स्टेप के बेसिस पे दो टाइप की रिएक्शन है, एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक तो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरी क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन देख लेते हैं, दी रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप। वो रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए, ठीक है, आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ जी, तो सेकंड टाइप की रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है।
ये क्या है, ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन का सीक्वेंस है, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन को कंबाइन कर देता हूँ, गिव्स अस ए प्रोडक्ट कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन को ही कंबाइन करके क्या कर रखा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है। ईच स्टेप इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हर एक स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि एक से ज्यादा स्टेप में जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन से ही बनी होती है। ठीक है, एक से ज्यादा जब हम एलिमेंट्री रिएक्शन को कर देते हैं तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाती है। स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो हम किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उसी का डिटरमाइन कर सकते हैं जो रिएक्शन हमारे पास स्लो होती है, फास्ट का हम उसका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगला हमारे पास आता है टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई देखो हमने केमिकल रिएक्शन देख लिया, टाइप देख ली, अब हम क्या निकालना सीखेंगे, रेट निकालना सीखेंगे। भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन का किस तरीके से रेट निकालते हैं। तो रेट वैसे होता क्या है, एक तरीके से स्पीड ही मान सकते हैं कि भाई कितनी तेजी से वो रिएक्शन हो रही है। तो इट इज द चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन, किसके में चेंज आना, मोलर कंसेंट्रेशन में चेंज आना ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम, यानी कि कंसेंट्रेशन का चेंज होना किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, वही हमारे पास क्या होता है, रेट होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। भाई एक एग्जांपल हमारे पास फॉर ए द रिएक्शन, ये ए है और ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका रेट क्या होगा, देखो होगा क्या इसके अंदर, रिएक्शन के अंदर जब ए बी में कन्वर्ट होगा तो ए तो डिक्रीज होता रहेगा और बी बढ़ता रहेगा। ठीक है, और इसी को वर्ड को हमने यूज किया है डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस का मतलब वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो घटता रहेगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के घटने की जो हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, डिसअपियरेंस का रेट है, भी कितनी तेजी से ए घट रहा है, वो कैसे निकालेंगे। देखो ए का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, भाई ए का जो कंसंट्रेशन है वो कितनी तेजी से घट रहा है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो हम इसको डिनोट क्या करते हैं, जैसे जो नेगेटिव साइन है ना वो इंडिकेट कर रहा है हमें कि भाई ये चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये क्या है, ए हमारे पास कंसंट्रेशन है कि भाई ए हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। भाई बी के देखो यहाँ पर डिसअपीयरेंस की जगह पे यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, डिसअपीयरेंस नहीं आएगा, क्योंकि देखो हमने पता भी ए अगर डिक्रीज होगा तो बी बढ़ेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस आना चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा, अपीयरेंस आना चाहिए। तो बी के रेट का अपीयरेंस यानी कि वो बढ़ता जा रहा है बी, उसका रेट कितना होगा। देखो बी का रेट कैसे निकालेंगे कि भी हम बी की कंसंट्रेशन देखेंगे, वो हमें पता है इंक्रीज हो रही है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वो जो बी की कंसंट्रेशन है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी का मतलब भाई बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर एक नोट आता है कि ये दिखाता है, देखो ये ग्राफ है ना, यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ले रखी है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है, टाइम ले रखा है। तो यहाँ पर देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वाले पॉइंट से, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, मान लो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट था। ठीक है, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और रिएक्टेंट क्या करता जाएगा, घटता चला जाएगा, इस तरीके से इसका कर्व ग्राफ आ जाएगा। अब प्रोडक्ट वाला साइड देखोगे, देखो मान लो प्रोडक्ट रिएक्टेंट अगर ज्यादा है तो प्रोडक्ट पहले फिलहाल जब रिएक्शन नहीं हो रही थी तो प्रोडक्ट क्या था, जीरो था। पर फिर बाद में क्या होगा, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटता जाएगा और प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये दे रखा है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, जो आर है ना उसकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है, सो इट रिप्रेजेंट ए नेगेटिव साइन। तो हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन से। विल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, जो हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन, कितनी टाइप की रिएक्शन होती है। सबसे पहले टाइप होती है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो रेट की कितने टाइप है, दो है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। जो एवरेज रेट होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो मोलर कंसंट्रेशन चेंज हुई है, किसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज हुई है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, और किसी गिवन टाइम में पूरी होगी। ठीक है, या जो चेंज हो रही है ना कंसंट्रेशन वो गिवन टाइम में चेंज होनी चाहिए। परंतु इंस्टेंटेनियस रेट क्या कहता है, वी चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इंस्टेंट का मतलब होता है अचानक से कोई भी वो टाइम दे दिया। ठीक है, उस एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि मान लो पूरी रिएक्शन हो रही है, अब मैं कहता हूँ भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे
इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका रेट कितना है, वो ही हमारे पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस टाइम होता है। और एवरेज का मतलब क्या है कि भाई पूरी रिएक्शन हो गई, अब पूरी रिएक्शन का एवरेज रेट कितना है, कि भाई ये पूरी रिएक्शन है वो कितने एवरेज कितना बना इसका पूरी रिएक्शन का रेट। और ये क्या कहता है भाई कोई रिएक्शन हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई, तो इस वाले पॉइंट पे कितना रेट होगा, ठीक है, एक इंस्टेंट पॉइंट पे, एक पॉइंट पे रेट पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो एवरेज रेट को तो हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, कि भाई हम क्या डिनोट कर रहे हैं कि पूरी रिएक्शन का रेट कितना होगा। तो देखो इसको निकालने का एक तरीका होता है, देखो हमें पता है रिएक्टेंट करता जा रहा है, तो माइनस डेल्टा आर की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी, वो इक्वल होता है किसके, भाई प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा तो डेल्टा पी की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी। और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी से। तो ये स्मॉल डी है, यहाँ पर छोटा चेंज है, और ये जो डेल्टा है ये कैपिटल, ये बड़ा चेंज है, ठीक है। तो बात वही है कि वो रिएक्टेंट तो घटता जाएगा टाइम के साथ, और प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, वो दोनों की जो हो गए ना रेट, वो दोनों इक्वल होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये दोनों का दोनों रेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। इसका मतलब ये कह सकते हैं भाई प्रोडक्ट उतनी तेजी से बनेगा जितनी तेजी से रिएक्टेंट घटेगा, ठीक है। अगला आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है। देखो हमें बताइए कि रिएक्शन लेके चल रहे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब मैं अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूँ, देखो रिएक्टेंट वाली साइड तो हमें लगाना है नेगेटिव साइन क्योंकि ये तो डिक्रीज होता जा रहा है, और प्रोडक्ट वाली साइन लगाते जाना हमें पॉजिटिव साइन क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इक्वल होगा। अब बी की भी तो कंसंट्रेशन घटेगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी घटेगी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब प्रोडक्ट साइड है सी, ठीक है, तो कंसंट्रेशन सी की बढ़ती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी तरीके से कंसंट्रेशन डी की बढ़ती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इन सभी का रेट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये कहता है भाई 2a इज इक्वल टू 2a रिएक्ट होके c प्लस डी बन रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है इट इज क्लियर फ्रॉम स्टेशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन दैट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी ए इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सी और बी। भाई जो सी और बी का बढ़ने का जो वो होगा ना वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, डबल होगी, किससे, जब ये जो ए होगा वो दुगने तरीके से घटना चाहिए। देखो ए सी और डी तो बन रहा है ठीक अपने रेट से, परंतु जो ए होगा ना वो जो घटेगा वो ट्वाइस होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी गिवन एज बिलो। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे भाई, जो हमारे पास रेट है ना इसका मोल्स में है, इसको क्या कर देता हूँ, 1 अपॉन कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, और डिक्रीज का साइन है नेगेटिव दिखा रहा हमें, ठीक है। तो 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब प्रोडक्ट वाली साइड क्या है, कोई भी मोल्स वगैरह लिखे नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी बढ़ती जा रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ डी बढ़ती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, वो हमें देता है क्या, 3Br2 प्लस 3H2O। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ से हमने ये जो कंसेंट्रेशन है ना बी आर की वो तो घटती जाएगी, तो -1/5 बी आर की कंसेंट्रेशन घटेगी एट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। इसी तरीके से ये वाली भी घटती जा रही है, तो माइनस डेल्टा BrO3 की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब ये भी चीज घटेगी, जो हमारे पास H पॉजिटिव है ये भी रिएक्टेंट साइड है ये भी घटेगा, तो इसके साथ भी हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, और क्या आ जाएगा, 1/6 डेल्टा H पॉजिटिव अपॉन डेल्टा टी। अब प्रोडक्ट वाली साइड देखते हैं, इसकी साइड हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन पुट करेंगे, तो 1/3 डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा टी। इसी तरीके से 1/3 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी, ये आ जाएगा हमारे पास, जो हमें रेट निकालना है किसी भी रिएक्शन का, ये मेथड होता है। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको डिवाइड में लिख दो, ठीक है। अगला आता है हमारे पास यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर मुझे किसी भी रिएक्शन की यूनिट लिखनी है, ठीक है, तो वो कैसे निकालता हूँ, देखो हमें पता है भाई रेट क्या होता है, भाई चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अब कंसंट्रेशन हमने यहाँ पर मोलरिटी ले रखी है, तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स पर लीटर आ जाएगा, डिवाइड बाय टाइम है, तो ये क्या हमारे पास, ये सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, और आवर्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो मिनट, आवर और सेकंड तीनों में हो सकता है ये चीज। अब कह रहा है भाई अगर मैं कहूँ कि भाई मोल पर लीटर पर सेकंड भी यूनिट हो सकती है, ये तो हमारे पास एसआई यूनिट हो जाएगी, अगर एसआई यूनिट पूछ ले तो, ठीक है। ये हमारे पास सीजीएस हो जाती है, ये
हो जाएगी हमारे पास मोल पर लीटर पर मिनट, और ये आ जाएगी मोल पर लीटर पर आवर। ठीक है, तो अलग अलग यूनिट हो सकती है। एसआई पर हमारे पास ये वाली होगी। अब कह रहा है कंसिडर ए जनरल रिएक्शन, हम जनरल रिएक्शन को कंसिडर करके सोल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है भाई ए, ये जो है ना ए स्मॉल ए, ये तो मोल्स है। ठीक है, जो स्मॉल लेटर में लिखे हुआ है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और जो ए बी सी कैपिटल लेटर में है ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। कैसे लिखेंगे भाई, -1/a डी ए बाई डी टी, -1/b डी बी बाई डी टी, +1/c डी सी बाई डी टी। ये प्रोडक्ट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट वाली साइड हमने नेगेटिव साइन लगा रखा है। ठीक है, और इनका रेट क्या होता है हमारे पास, इक्वल होता है। अब कहता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जो रेट होगा ना डिसअपीयरेंस का, मतलब कि ए कितनी तेजी से वो घट रहा है। ठीक है, वो कितना है, -da/dt। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या है, db/dt। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अब देखो ये अपीयरेंस है क्योंकि ये वो आ रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो डी प्लस dc/dt। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन है, a+2b गिव राइज टू 3c+2d, ये दे रखा है रिएक्शन में। रिएक्शन में हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, जो रेट है ना डिसअपीयरेंस किसका, बी का, वो दे रखा है 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी दी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड सी की कंसेंट्रेशन बतानी है कितनी चेंज होगी। तो पहले ही देखते हैं भाई, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स तो है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो -db/dt दिया हुआ है कितना, ये क्वेश्चन में गिवन है 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इस पूरी रिएक्शन के लिए, तो कैसे लिखेंगे, -1 da/dt, और ये क्या आ जाएगा, -1/2 db/dt, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1/3 dc/dt, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी डी/dt और 1/2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमने नीचे लिख दिया, और रिएक्टेंट वाली साइड हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, और सबको क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। देखो हमें पता है जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, इसकी देखते तो ये आ जाएगी हमारे पास 1/-2 db/dt, ये हमने लिख लिया, और db/dt क्वेश्चन में गिवन था, ये भी पुट कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या निकालना है, रेट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए की रेट ऑफ कंसेंट्रेशन निकालनी है। देखो ये वाली चीज इसकी इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, ये वाली चीज हमें पता ही है, सेकंड वाली, तो ये निकालनी है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो -da/dt किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन ना इसने हटा दिया। ठीक है, ये हटाना नहीं है, ये नेगेटिव साइन इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, तो यही चीज हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव साइन रिवर्स होके हमारे पास क्या बन जाएगा। अगर हमें da/dt निकालनी है, तो अच्छा, da/dt -da/dt निकालनी है, तो यहाँ पर भी माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि -da/dt अगर इसके इक्वल पुट करेंगे तो यही चीज आ जाएगी हमारे पास, साइन चेंज नहीं होगा अभी। ठीक है, क्योंकि हमें -da/dt निकालना था। अगला कह रहा है अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी की रेट ऑफ कंसंट्रेशन कैसे निकालें। अब देखो यहाँ पर ऊपर देखते हैं भाई, इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ इसके साथ। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमें पता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ dc/dt की। तो क्या करूंगा, 3 को उस तरफ ले भेज दूंगा, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन क्या, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। भाई रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर बताने हैं। क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कंसंट्रे जो रिएक्टेंट होता है हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डिक्रीज करेगी टाइम के साथ। कब, वी नो दैट इनिशियली द concentration of reactant is maximum, so rate of change in the concentration is also maximum. As a concentration of reactant decrease, when the rate of reaction also decrease. ये कहता है भाई, स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन होती है ना रिएक्टेंट की, वो ज्यादा होती है। ठीक है, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाएगा। इसका मतलब वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, तो उसका रेट भी घटता चला जाएगा। यानी कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, तो ये क्या कह रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है तो रेट भी होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा
वो भी घटता चला जाएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इसका। ठीक है, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर भाई कंसेंट्रेट जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो घट रही है, तो जो रेट होगा वो भी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, घटता चला जाएगा। अगला आता है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? द जनरली रेट ऑफ रिएक्शन ऑल रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो रेट होता है ना टेम्परेचर का, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन का रेट होता है, वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। इन अदर वर्ड्स, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। भाई अगर दूसरे शब्दों में क्या है कि भाई अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर भी या कह सकते हैं, अभी टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आल इंक्रीज 2 और 3 टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा मिक्सचर का, जब मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास, 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाता हूँ, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर टेम्परेचर का, तो जो 2 से 3 टाइम्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। अगला फैक्टर आता है हमारे पास, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये कह रहा है इन ए केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन और न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड। ये तो बात ठीक है भाई, भाई केमिकल रिएक्शन के अंदर पुराने बॉन्ड तो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। इन न्यू सो द रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। तो ये कहता है जो रेट होगा ना, रिएक्टिविटी होगी, वो डिपेंड करेगी किस पे, कि भी कितने अच्छे तरीके से बॉन्ड टूटते हैं और कितने अच्छे तरीके से बॉन्ड बढ़ते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड तो बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट वाली साइड बॉन्ड बनेंगे। तो हमारे पास ये देख रखा भाई, NO लिया ना और NO की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो NO2 तो बना देगा, पर वो बहुत फास्ट बनाएगा, क्योंकि NO का बॉन्ड यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ बन रहा है ना N का, तो वो बहुत तेजी से बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब CO की O2 के साथ कराया ना, तो जो CO2 बन रहा है वो बहुत स्लो रिएक्शन है इसकी। अगला आता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है? कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आज सब्सटेंस विच विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन देम। ये कहता है कैटलिस्ट है ना, वो क्या करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको तो इंक्रीज कर देता है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को तो इंक्रीज कर देगा, परंतु उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि उसके अमाउंट में कुछ चेंज नहीं करेगा, या प्रोडक्ट में कुछ कमी या ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो विदाउट इन्वॉल्व होगा, रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर भी उसके रेट को इंक्रीज कर देगा। इट इज कंसिडर्ड दैट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट को डालते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है रिएक्शन की, या फिर रिएक्टेंट की कह सकते हैं, विच इंक्रीज दी रेट ऑफ रिएक्शन। इसको समझते हैं ग्राफ के द्वारा। देखो यहाँ पर हमारे पास, देखो इस वाली साइड हमने लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें एक तरीके से हम एनर्जी की टर्म ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी कि टाइम के साथ रिएक्शन इस ओर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे ले रखा हमने रिएक्टेंट। अब देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ, बिना किसी कैटलिस्ट डाले उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाता हूँ। जैसे जैसे टाइम जाएगा रिएक्टेंट क्या होगा, पहले तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और धीरे धीरे रिएक्शन जब आगे प्रोसीड होगी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट पे आने के बाद वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद। अब जब हम कैटलिस्ट डालते हैं, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी की पीक होगी ना, वो थोड़ी नीचे आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इसकी रिएक्शन की पीक यहाँ तक आने के बाद अब यहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और प्रोडक्ट तो वही बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो यहीं पे आएगा। अब कहता है कि भाई ये जो है ना, ये जो यहाँ से लेकर ये डॉट डॉट लिखा हुआ है, यहाँ से रिएक्टेंट की एनर्जी है, रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी है ये वाली। ठीक है, रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी से, और जो ये पीक है ऊपर तक, ये तो विदाउट कैटलिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि यहाँ से लेकर रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी से लेकर जो हाईएस्ट पॉइंट गया है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, रिएक्शन का, ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट में, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब हम कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो इस पीक से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी की, वो बहुत कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत डिक्रीज कर देता है। अब डिक्रीज कर देगा, तो देखो एक तो ये EA, और प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ये है, और रिएक्टेंट की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी है, यही तो डेल्टा एच है। भाई यही तो हमारे पास रिएक्शन होगी, और इसमें जो हीट इन्वॉल्व होगी वो डेल्टा एच ही है। ठीक है,
तो ये कह रहा है भाई जो कैटलिस्ट डाला है उसने एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया तो रेट क्या होगा इसका, वो जल्दी से प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा, यानी कि जल्दी से वो क्या कर देगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर कैसे हमारे पास डिपेंड करेगा। ये कहता है ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना जो रिएक्टेंट हमारे पास जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतना ही ज्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इट इज ऑब्जर्व दैट इफ रिएक्शन रिएक्टेंट इज ए सॉलिड सब्सटेंस देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। ये कहता है अगर सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, उस पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगी कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। अब कहता भी एक पीस लिया हमने वुड का, ठीक है, लकड़ी का, उसको जला रहे हैं, स्लोली जलेगा, ठीक है। परंतु ये कहता है जब हम बर्न करते हैं रैपिडली व्हेन कट इनटू स्मॉल पीसेज। देखो एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है, अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देता हूँ तो इसका क्या हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से कट करने के बाद ये वाला सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ये कट करने के बाद इसका जो एरिया होगा वो कट करने के बाद इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो उसके जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगला कह रहा है एक्सपोजर और टू रेडिएशन। रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये कह रहा है रेट ऑफ सम रिएक्शन इंक्रीज रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। जब रेडिएशन प्रेजेंट होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है। जब हमारे पास यूवी या फिर विजिबल हमारे पास लाइट होती है, फोटोन ऑफ यूवी और विजिबल हैविंग द हाई एनर्जी डिसोसिएट केमिकल बॉन्ड एंड ऑफ रिएक्टेंट रैपिडली विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कहता है जो हमारे पास प्रेजेंट होती है लाइट यूवी की और विजिबल लाइट प्रेजेंट होती है, जब हम उसके रिएक्टेंट की तरफ डालते हैं तो रिएक्टेंट के बॉन्ड तेजी से टूट जाते हैं, ठीक है, या डिसोसिएट हो जाते हैं। अब डिसोसिएट हो जाएगा तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और जल्दी से वो रिएक्शन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन है हमारे पास, वो डार्क के अंदर जब रिएक्शन करवाते हैं वो बहुत स्लो होती है, सेल तो बन जाएगा पर स्लो बनेगा। परंतु ये कह रहा है जब हम क्या करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन ये कराते हैं हाइड्रोजन और Cl2 की रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में, तो वो क्या होती है विद एक्सप्लोजन, यानी कि वो लाइट की प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड है ना बहुत जल्दी टूट गए, ठीक है, और ये रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास, फास्ट रिएक्शन हो गई। अगला आता है हमारे पास रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड ईच रेज इज पावर देयर कोफिशिएंट ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। देखो ये कहने का मतलब क्या है कि भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन के, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच। ये कहता है जो प्रोडक्ट करेंगे यानी कि उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसकी कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। और क्या करेगा एंड ईच रेज टू द पावर, और जो उसके मोल्स दिए हुए हैं उनको क्या कर देंगे हम, उसका कोफिशिएंट लगा देंगे यानी उनको पावर में चढ़ा देंगे, ठीक है, देयर कोफिशिएंट ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। और इन्हीं कोफिशिएंट पे क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ए और बी रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अगर हमें इसका रेट निकालना है कैसे निकालेंगे, तो ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, ए को तो मान लिया हमने, ए ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा मान के दिखा रखा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, ए की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास कैपिटल बी है, ठीक है। तो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन और इसकी पावर क्या कर देते हैं, जो इसके आगे मोल्स लिखे हुआ है, ए और बी लिखा हुआ था सिंपल, परंतु इसने इसको ए को अल्फा मान लिया, बी को बीटा मान लिया, तो इसकी ये क्या चली जाएगी, पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है जो ऊपर लिखा हुआ था ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि भी इसकी जो पावर वो है ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जितने भी रिएक्टेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दो और जो इनके मोल्स है या इसका जो कोफिशिएंट है, यानी कि ए और बी यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट है, तो उनको इसकी पावर पे चढ़ा दो, ठीक है। तो वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कहता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा के, उसी को इसने क्या बोला, रेट कांस्टेंट बोला या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोला, ठीक है। तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ये कहता है भाई जो रेट लॉ होता है ना यही है हमारे पास रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट की, और उसकी क्या कर दो जो कोफिशिएंट है हमारे पास उसकी पावर चढ़ा दो, ठीक है। अब रेट लॉ कहता है भाई रेट लॉ को हम ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थ्योरेटिकली, यानी कि भाई सोच के बता दे या फिर हम पेपर पेन से कैलकुलेशन करके कि इसके रेट को बता दे, ठीक है।
तो ये कह रहा है भाई हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं कि भी क्या, अगर हमें किसी का रेट बताना है ना किसी रिएक्शन का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हम इसके रेट को बता सकते हैं, नहीं तो इसके रेट को नहीं बता सकते। अब कहता है रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम यूनिटी। इसकी बात ये कह रहा है, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन को मैं लिखता हूँ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। यही तो था हमारे पास कि ये रेट कांस्टेंट। अब ये कह रहा है रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा, जब मैं जो ए की कंसंट्रेशन है उसको भी 1 और जो बी की कंसंट्रेशन है उसको भी 1 यूनिटी पुट कर लेता हूँ, ठीक है, इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। तो ये जब चीजें हो जाएगी तो रेट कांस्टेंट होगा वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाएगा। इसी को इसने डेफिनेशन दिया है रेट कांस्टेंट की। अब ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर क्या है, इट इज द सम ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, इट इज दी सम ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये कहता है रेट लॉ के द्वारा जब हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे ये वाला लिखा था ऊपर, ठीक है, उसकी पावर्स का सम कर देते हैं, वही हमारे पास ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे हम निकालना चाहिए इस वाली रिएक्शन का ऑर्डर निकालना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा को, इसकी पावर को क्या कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अगला आता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट है। जो रेट कांस्टेंट होती है वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कहता है भी इंडिकेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये जो हमें क्या बताता है रेट ला, किसी भी रिएक्शन की रेट स्पीड के बारे में बताता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर द रेट रिएक्शन, जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, अब ये के की बारे में बात कर रहा है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था ना, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई अगर की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन भी क्या है, फास्ट है। एवरी रिएक्शन हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये कह रहा है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट होगा ना, के की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। ठीक है, अगर टेम्परेचर बदल दिया तो रेट जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू भी अलग हो जाएगी हमारे पास। अब कहता है रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन डिफर विद टेम्परेचर। जो रेट कांस्टेंट होता है वो डिफर कर जाता है किसी भी सेम रिएक्शन के अंदर। ठीक है, मान लो एक कोई रिएक्शन है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है और दूसरी रिएक्शन है वो क्या हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट होगा ना, उन दोनों की वैल्यू K1 और K2 की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी अगर मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, बदल दिया तो। ठीक है, भले ही ये सेम रिएक्शन हो, रिएक्टेंट भी सेम हो, प्रोडक्ट भी सेम हो, तो इनका रेट क्या हो सकता है हमारे पास, अलग अलग हो सकता है। The value of a rate constant for a reaction does not depend upon concentration of reactant। जो रेट होगा ना, वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, वो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जो रिएक्शन की रेट होगा, रेट कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू होगी वो चेंज नहीं करेगी जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी ना, अगर मैं कम या ज्यादा लेता हूँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो यूनिट होगी ना रेट कांस्टेंट की, वो डिपेंड करेगी किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। यानी कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, भी कितना उसका ऑर्डर है हमारे पास। अगला इसी से रिलेटेड आता है मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मोलिकुलरिटी क्या कहता है, भी टोटल नंबर ऑफ एटम और आयन of the reactant which collide effectively to give new product is termed as molecularity। ये कहता है भाई अगर A है और B है, ठीक है, ये कितना इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं, ठीक है, कितने इफेक्टिवली ये कोलाइड करते हैं, तो वही हमारे पास क्या है, और कोलाइड करने के बाद कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो सी बना रहा है, ठीक है, तो ए और बी जो रिएक्टेंट के अंदर है वो कितना इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद टकराते हैं, और टकराने के बाद वो प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमारे पास क्या है, मोलिकुलरिटी है हमारे पास। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन हो रही है, उसके पास यहाँ पर प्रोडक्ट है, ये तो रिएक्ट कर रही है, यानी कि ये तो कोलाइड कर रहे हैं आपस में, परंतु ये जो बच गए ना साइड में, ये कोलाइड नहीं कर रहे, तो इसकी मोलरिटी इन बीच वाले रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी कि भी कितना प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि कितना रिएक्शन उसके अंदर पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, मोलिकुलरिटी उस पर डिपेंड करती है, ना कि इन पे। अब ये कोलाइड ही नहीं करेंगे या टकराएंगे नहीं तो नया प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो जो रिएक्शन होगी वो टोटली बीच वाले पे डिपेंड करेगी कि कितने अच्छे तरीके से वो कोलाइड कर रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक प्रोडक्ट है हमारे पास और क्या ए हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बना रहे हैं रिएक्शन के बाद। अब मोलिकुलरिटी कितनी है, एक, क्योंकि एक ही यहाँ पर होगा। ठीक है, ए के साथ ही टकरा के बना देगा। अब 2A है, वो प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अब इसकी मोलिकुलरिटी क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि दो इफेक्टिवली कोलिजन हो सकते हैं। इसी तरीके से A प्लस बी है हमारे पास, प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 2, क्योंकि ए बी के साथ टकरा देगा, बी ए के साथ टकराएगा।
इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी, इसमें मोलिकुलरिटी कितनी है 3, क्योंकि ए बी के साथ और बी सी के साथ और सी ए के साथ भी टकरा सकता है, ठीक है। तो ये मोलिकुलरिटी क्या होगी 3। इसी तरीके से ये एग्जांपल दे रखे हैं हमारे पास, ये रहे तीनों के तीनों के एग्जांपल दे रखे हैं भाई, ठीक है। अगला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलिकुलरिटी। जो मोलिकुलरिटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है? मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज ए इंटीजर। जो मोलिकुलरिटी होगी वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा। इट कैन नॉट हैव ए फ्रैक्शन और जीरो वैल्यू। इसकी कभी भी जीरो और फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती, यानी कि पॉइंटों में नहीं होगी, या 1 अपॉन कह सकते हैं 1/2 या 3/2 ऐसे वैल्यू नहीं हो सकती, ना ही जीरो हो सकती है, ठीक है। ये जीरो मोलिकुलरिटी इंप्लाइज दैट नो इफेक्टिव कोलिजन। जो ये जीरो कोलिजन होता है ना, इसका मतलब क्या है कि भी कोई भी इफेक्टिव कोलिजन हो नहीं रहा, ठीक है। अगर कोलिजन ही नहीं हो रहा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो मोलिकुलरिटी किस बात की। तो नो इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक प्लेस, रिएक्शन डज नॉट अकर एट ऑल। तो वो रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड ही नहीं होगी जब मोलिकुलरिटी नहीं होगी, यानी कि कोई कोलिजन ही नहीं हुआ, रिएक्शन ही नहीं हुई, तो मोलिकुलरिटी किस बात की। मोलिकुलरिटी कैन बी जज्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हम मोलिकुलरिटी को जज कर सकते हैं जब वो रिएक्शन होगी वो बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, तभी हम मोलिकुलरिटी उसकी निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसके लिए जरूरी नहीं है जो दिख रहा है हमारे पास मोलिकुलरिटी वही हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल ये दे रखा है, अब इसके अंदर मोलिकुलरिटी 1 दे रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 मोल्स दे रखे हैं, तो 2 मोलिकुलरिटी दिखा रखी है इसने, ठीक है। अगला आता है हमारे पास, अगला टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ व्हिच कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पहले भी देखा था कि भाई जो उसकी पावर बन गई ना, अब पावर बन गई तो उसका सम कर देते हैं, तो वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, a + 2b इज इक्वल टू या गिव राइज टू c + d। अब इसका रेट लॉ लिखते हैं तो क्या करते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो आगे कोफिशिएंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है, ठीक है? जहाँ नहीं लिखा होता उसको 1 माना जाता है। अब इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो उसकी पावर चली जाएगी, ठीक है? तो k a की पावर m बन जाएगा, यानी कि ये जो है ना 1, ये हमारे पास 1 मान लेता हूँ, ठीक है? और जो ये n है ये मान लेता हूँ 2, ठीक है? तो इसको क्या कर दिया हमने, b की पावर n कर दिया। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी a = m और b = n। यानी कि ये जो है ना ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू एम, और विद रिस्पेक्ट टू बी के साथ देखा वो क्या है, एन है। अब दोनों का सम कर देंगे वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन आ जाएगा, यानी कि एम प्लस एन। अगर मैं इसको सम करना चाहूँ, देखो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। और ये जो दोनों चीजें है वो हमने किससे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं इन दोनों चीजों को, ठीक है। वैसे हम थियोरेटिकली नहीं बता सकते। अगला आता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास आ गया m+n। उसके बाद आता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, एक रेट ला दे रखा है हमारे पास, r = k a⁴ b की पावर 2। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, सिंपल हम क्या कर देंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, यानी कि 1/2 + 2, ये क्या आ जाएगा 2.5 के करीब आ जाएगा, या 2 सही, एक 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2.5 ढाई के करीब आ जाएगा। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या होती है? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पीशीज व्होज कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली। ये कहता है भाई जो रिप्रेजेंट, ये क्या करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, व्होज कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है भाई कितना नंबर है, किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कितना नंबर है जो अफेक्ट करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो अगर देखो ज्यादा मोल्स होंगे तो ज्यादा क्या पता इफेक्टिवली रेट ऑफ रिएक्शन हो, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अब कहता है रिएक्शन ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द एक्सपोनेंट। जो ऑर्डर निकालते हैं रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंट जो भी पावर है हमारे पास उनका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, ठीक है, ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट एक्सप्रेशन, उन जो हमारे पास रेट एक्सप्रेशन गिवन है। The stoichiometric coefficient corresponding to each species is a balanced reaction, have no effect on the order of reaction। ये कहता है stoichiometric coefficient होता है corresponding to each species, हर एक species के लिए इन बैलेंस रिएक्शन के लिए, ठीक है। वो stoichiometric coefficient इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा या कम होगा वो stoichiometric coefficient कभी भी इफेक्ट नहीं डाल सकता कि भाई ठीक है अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कम है तो कम। द रिएक्ट अगला पॉइंट आता है हमारे पास, द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन is always defined with the help of reactant concentration and not with the product concentration।
ये कहता है भाई जो ऑर्डर है ना रिएक्शन का, क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका ऑर्डर, उस रिएक्शन का ऑर्डर वो ऑलवेज डिफाइंड करेगा किसको, विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर उसकी कंसंट्रेशन नहीं है तो हम उसके बारे में बता ही नहीं सकते भी कैसा ऑर्डर होगा, ठीक है। एंड नोट विद द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये कहता है टोटली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे करेगी नहीं, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो कोई फायदा नहीं, हम रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता ही नहीं सकते, ठीक है। फोर्थ ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये तो मैंने पहले ही बताया था भाई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना वही हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि उसी से हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला आता है हमारे पास टॉपिक क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर देखो ये जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो इसका एग्जांपल हो सकता है H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl, ये और लाइट की कंडीशन में। और दूसरा रिएक्शन क्या है भाई, 2 मोल से N2O क्या दे रहा है, N2 प्लस O2 दे रहा है। ये दोनों के दोनों रिएक्शन किसकी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एग्जांपल हमें याद रखना पड़ेगा भाई, 2H2O2 गिव राइज टू H2 प्लस O2। अगली रिएक्शन आती है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो n की यहाँ पर एक्सपोनेंट पावर क्या मिलेगी, 2। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या हो सकता है, C प्लस O2 गिव राइज टू CO प्लस O। और सेकंड एग्जांपल क्या है, 2NO2 गिव राइज टू N2NO प्लस O। अब हमें अगर इसकी यूनिट लिखनी पड़ जाए कि भाई जीरो ऑर्डर की क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की क्या है, सेकंड की क्या है, तो कैसे लिखते हैं, एक फॉर्मूला याद रखना, K इज इक्वल टू, हम क्या निकाल रहे हैं, इसका यूनिट निकाल रहे हैं, तो मोल पर लीटर तो होता ही है, ठीक है। ये तो कंसंट्रेशन की याद रखनी पड़ेगी, मोल पर लीटर। और साथ में याद रखना भाई, हमने रेट ये पढ़ा था कि भाई डेल्टा C बाई डेल्टा T था, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन, इसकी यूनिट था मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसलिए पर सेकंड यहाँ लिख दिया, और ये जो है ना ये कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसको हम याद रख लेंगे 1 माइनस एन से। अब हम क्या करते जाएंगे, इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, एन की वैल्यू अगर जीरो है तो एन की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, अब 1 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी, एन की 1 माइनस 1 क्या होता है, जीरो। और किसी भी की भी पावर जीरो क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई पर सेकंड। सेकंड के लिए एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा सारा, ठीक है। तो पर मोल लीटर पर सेकंड आ जाएगी। थर्ड क्या है हमारे पास, हाफ ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू हाफ पुट कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये यूनिट आ जाएगी इसकी हाफ ऑर्डर की। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ से हम यूनिट से पता कर सकते हैं अभी क्या इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे रखी होगी की, ठीक है, पर हमें तो ये देखना है, ये क्या रखा, पर मोल लीटर पर सेकंड दे रखा है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऊपर ये देखा हमने, ठीक है, ये दे रखा। तो उसके बाद क्या करा है भाई, ये वाले किसके ऑर्डर किया है, ये फर्स्ट ऑर्डर किया है ऊपर, अभी अभी देखा हमने पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया है। नेक्स्ट एक हमारे पास डेरिवेशन है, ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे पास। ये क्या कहता है, इन द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है एक्स, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाई में कन्वर्ट हो रहा है। फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वो किस ऑर्डर की रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम, अगर मैं जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है एक्स की, वो अगर मैं 3 टाइम से बढ़ा देता हूँ, तो जो हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो वाई का कितना हो जाएगा। देखो बड़ा आसान सा है, पहले हम क्या करेंगे, रेट ला के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू एक्स की पावर 2, क्योंकि हमने ये क्या बोल रहा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्स की वैल्यू हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, 3x पुट कर लेते हैं, क्योंकि 3 गुना बढ़ा दी इसने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब जब हमने 3 गुना बढ़ा दी तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब नो को बाहर ले लिया, और ये जो हमारे पास रेट था की एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म ही थी, ठीक है, तो हमने इसको रेट लिख दिया। और जो नई रेट बना है वो रेट आर डैश से डिनोट कर दिया, तो आर डैश हमारे पास क्या आ गया, 9 इंटू रेट। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो उसकी 9 गुना हो जाएगी, ठीक है, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन, 9 टाइम्स इंक्रीज। नेक्स्ट आता टॉपिक हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख के दिखते हैं हम, ठीक है। अब कहता है दोज रिएक्शन whose rate depend upon one concentration form कंडीशन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। जो हमारे पास रिएक्शन होती है या फिर रेट डिपेंड करेगा, वो ओनली एक पे डिपेंड करेगा,
कि भाई हमारे पास रिएक्टेंट एक ही प्रेजेंट होगा और उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने देखा था, रेट ला लिखेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश की, ठीक है। अब हमें पता है भाई हम इसका रेट ला के जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, रेट इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है। ये हमने पीछे सीखा था, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, के और आर यहाँ पर आ जाएगा। अब वन को हटा दिया इसने क्योंकि लिखो या ना लिखो बराबर है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ डी टी है इसको उस साइड ले जाते हैं, डी टी को इस साइड ले जाते हैं और आर को इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेटेड कर देते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अगर डी आर बाई आर होता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद रखो, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल एन आर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एल एन आर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, टी में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और साथ में एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लग जाएगा कैपिटल आई, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी प्लस आई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू निकालने के लिए, इस आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूँ, टाइम को जीरो कर देता हूँ, क्या, टाइम को मैंने कर दिया जीरो, और जो आर है ना उसको मैं लिख देता हूँ आर नोट, क्योंकि हमें पता है इनिशियल कंसेंट्रेशन पे जो आर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन वो हमने आर नोट मानी है, ठीक है। और टाइम क्या माना हमने, जीरो माना, ठीक है, क्योंकि टाइम देखो रिएक्शन स्टार्टिंग में तो टाइम तो जीरो ही लेना पड़ेगा। अब आर की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, अगर ये टर्म जीरो हो गई तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, आई इज इक्वल टू माइनस एल एन आर नोट बन जाएगा। अभी इस आई की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब हम इस इक्वेशन को आई की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाती है, देखो डायरेक्ट पुट करने के बाद ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। ऐसी इक्वेशन आने के बाद अब क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को उस तरफ ले जाता हूँ, तो ये प्लस में आ जाएगी, प्लस एल एन आर नोट माइनस एल एन आर इक्वल में क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। अब एल एन आर माइनस एल एन आर आर नोट माइनस एल एन आर, इसका जब हम प्रॉपर्टी होती है एक लोगरिथम की, वो क्या होती है, इसको डिवाइड में कर देते हैं हम, एल एन आर नोट बाई आर आ जाएगा, ठीक है। अब वो किसके इक्वल है हमारे पास, के टी के इक्वल है। अब एल एन का साइन हटाते हैं, जब हम एल एन का साइन हटाते हैं तो हमारे पास 2.303 एक टर्म आती है। जब हम एल एन को लोग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक टर्म आती है 2.303, तो वही चीज हमने पुट किया है। और जो ये के था वो हमने इस तरफ ले गए, ठीक है, तो टी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए था तो ये, अच्छा इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सिंपली उसकी यूनिट बता रहा है कि भी रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। अब अगर इसकी टाइम निकाला जाए, देखो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इजिकल टू 2.303 अपॉन के लॉग। अब ए क्या है यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, मान लो ए हमारे पास है, ये आर है रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ए क्या है भाई, रिएक्टेंट इसकी इसकी कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये जो आर की है ना उसकी कंसेंट्रेशन मैं ए मान लेता हूँ। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है, किसी टी टाइम पे मैं मान लेता हूँ भाई इसने ये घटता घटता एक्स टाइम घट गया, ठीक है, तो बचेगा क्या, ए में से एक्स जितना घट गया वही तो प्रोडक्ट बचा, है ना, तो प्रोडक्ट ये आ जाएगा ए माइनस एक्स। समझ में आया कि भाई ए में से अगर कुछ ना कुछ घट रहा है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, तो ये कंसेंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास आर नोट ये ए अपॉन ई माइनस एक्स की। अगला आता है हमारे पास इनके ग्राफ लिखे हुए हैं भाई, लोग ए माइनस एक्स का कैसे आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी का ए माइनस एक्स के साथ कैसे आएगा, और ये आपको डायरेक्ट क्या करनी है भाई, लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए आगे कॉन्सेप्ट आता है उसको समझाना पड़ेगा, और इसका क्या आ जाएगा, टी हाफ के लिए ए माइनस एक्स का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अगला आता है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, दोज रिएक्शन whose rate depend on जीरो कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के टर्म में जो जीरो कंसेंट्रेशन होगी ना उस पर डिपेंड करेगा, आर कहाँ से, आर से कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट की साइड, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर जीरो, क्योंकि जीरो के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेट अकॉर्डिंग टू रेट ला के अकॉर्डिंग लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ माइनस डी आर बाई डी टी, क्योंकि इतना ही रेट डिक्रीज हो रहा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, कि आर की पावर जीरो। अब आर की पावर जीरो, ये हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी, आर की पावर जीरो वन हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास ये बचेगा, और माइनस डी आर इज इक्वल टू, अब डी टी को उस तरफ भेज देता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डी टी को
हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं। फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है, ठीक है। इंटीग्रेशन का दोनों तरफ साइन कर दिया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट होता है आर में, ठीक है। और dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास आता है t में, ठीक है। और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है वो i, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, टू गेट द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू लेने के लिए उसी तरीके से t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और r की वैल्यू r नोट पुट कर देंगे, तो i की वैल्यू आ जाएगी। अब पुट इन द इक्वेशन 1, अब ये i की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखो इस वाली इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी i की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। फिर r नोट को उस तरफ ले जाते हैं, r नोट माइनस r इज इक्वल टू के टी, यहाँ से k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और इसमें याद रखना जो ये ग्राफ निकाले तीनों के तीनों ग्राफ x और t के साथ, ठीक है। और dx बाई dt और a माइनस x के साथ और t आपका a माइनस x के साथ। अगला आता है हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। भाई कोई भी रिएक्शन हो रही है उसका हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। यानी कि भाई जो रिएक्शन देखो हाफ, ये मान लो ये पूरी रिएक्शन है, ठीक है। अब पूरी रिएक्शन को मैं हाफ निकालना चाहता हूँ भाई, इतने हाफ रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक है। वो टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। ऐसा टाइम जो हमारी पूरी रिएक्शन है वो कहाँ तक खत्म हो गई, रिड्यूस होगी, हाफ तक रिड्यूस होगी, ठीक है। जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ना वो कितनी बच गई, आधी बच गई। आधी खत्म होने के बाद जो टाइम हमने देखा भाई कितना टाइम हो गया, आधी खत्म कितने टाइम हुई है, वही हमारे पास टी हाफ है। तो हम पहले हमारे पास जो हमारे ऊपर इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, देखो ये वाली फर्स्ट ऑर्डर के लिए बिल्कुल एज इट इज हम इसमें पुट करते हैं ये वाली रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से पुट किया हमने, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लोग आर नोट अपॉन आर। अब मैं क्या करता हूँ, टी हाफ निकालने के लिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आर की कंसंट्रेशन होगी वो रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आर नोट बाई 2 कर देंगे, हाफ होगी ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो आधी होगी, क्योंकि आधा तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद जब हम इसमें टी हाफ निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हम आर की वैल्यू आर नोट बाई 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ और ये जो कन्वर्ट होगा वो किस में हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, लोग हमारे पास 2 की वैल्यू पुट करने के बाद और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। ये सारी की सारी टर्म कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन की। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है टी हाफ रिएक्शन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब मैं करता हूँ किसके लिए, टी हाफ निकालता हूँ जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए देखो टी की वैल्यू देखो क्या होती है, आर नोट माइनस आर अपॉन की। अब टी हाफ के लिए क्या करता हूँ, टी की वैल्यू मैं क्या पुट कर देता हूँ, टी हाफ, और आर को मैं क्या पुट कर देता हूँ, आर नोट बाई 2 हाफ के लिए। तो जब हम पुट करते हैं तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है आर नोट बाई की आंसर आता है, ठीक है। एक जनरल सा क्वेश्चन है, ये कहता है राइट द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर। अब जो मान लो हमें नहीं पता कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। हमें कोई भी वो नहीं पता कि भी किस ऑर्डर की रिएक्शन है, उसके लिए टी हाफ कैसे निकालेंगे कि भी 1 अपॉन आर नोट की पावर n माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। जो हाफ लाइफ ऑर्डर निकालेंगे किसके लिए, कि भी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आर नोट, उसकी पावर क्या है n माइनस 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर के लिए आ जाएगा। उसके बाद कहता है भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जो ट्रू ना हो, ठीक है। रिएक्शन विच आर नॉट ट्रू ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि कह रहा है भाई वो ट्रू तो नहीं होती फर्स्ट ऑर्डर, पूरी अच्छे तरीके से फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है, परंतु जब मैं कुछ एक कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो जो रिएक्शन थी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। तो उसी रिएक्शन को हमने क्या बोला है, कुछ कंडीशन लगाने के बाद वो फर्स्ट ऑर्डर बन गई, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को हमने क्या बोला, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो यहाँ पर हमारे पास केन शुगर है, हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ एसिडिक कंडीशन में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है, परंतु कुछ एक कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है। तो ये दिखा रखा है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर हमारे पास एसिड इथाइल एसीटेट है, CH3COO C2H5, ठीक है। इसकी H2O हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो CH3COOH बना देगा और OH दूसरे को दे देगा, ठीक है, क्योंकि H2O ये टूटेगा H पॉजिटिव और OH में, ठीक है। तो ये यहाँ से हम ब्रेक कर लेते हैं,
ब्रेक करने के बाद इसको तो दे देते हैं H और इसको दे देते हैं OH। तो हमारे पास ये दो चीजें बन जाएंगे। तो इसका रेट कैसे निकालेंगे भाई, इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। बोथ ऑफ द अबव रिएक्शन आर बाइमोलिकुलर, दोनों के दोनों रिएक्शन क्या है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें H2O भी इन्वॉल्व हो रहा है और ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। बट आर फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर, दोनों के दोनों रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन सच ए लार्ज एक्सेस, जो वाटर प्रेजेंट है हमारे पास वो किस में प्रेजेंट है, लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, यानी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो कंसंट्रेशन होगी ना वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। अगर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो कंसंट्रेशन पे इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो पूरी रिएक्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन रहेगी वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, इसलिए ये वाली रिएक्शन कैसे एग्जिस्ट कर रही है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट एक पी वाई क्वेश्चन है, ये कह रहा है भाई ए रेट ऑफ रिएक्ट सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, एक रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर की रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, कैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करेगी इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल कर देता हूँ और हाफ टू रिड्यूस। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट ला लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 हो जाती है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ रेट का इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, ठीक है। डबल करने के बाद इसका स्केयर होगा तो वो 4 की ए की स्केयर हो जाएगी, यानी कि 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। जब मैं हाफ करता हूँ, हाफ करने के बाद क्या हो जाएगी A/2, तो ए का स्केयर तो हो जाएगा परंतु उसके साथ 1/2 का भी स्केयर होगा, तो 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये कहता है भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाउंड इज हैव टू रेट कांस्टेंट, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास ये दे रखी है। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, हाफ लाइफ बताना है इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ बताना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, 0.693 अपॉन के, और यहाँ पर के की वैल्यू पता ही है, वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थी हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव डिके, एक रेडियो एक्टिव डिके है, यानी कि वो अपने आप डिक्रीज होता जा रहा है, कार्बन 14 का है, तो वो रेडियो एक्टिव डिके हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन वुड दैट हैड ओनली 80%, एक हमारे पास क्या है, जो एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, वो 80% डिक्रीज हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया ऑफ कार्बन 14 फाउंड लिविंग ट्रीज, और हमें क्या बताना है कि भी वो कितना लंबे साल पुराना होगा, ठीक है, एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, और उसका हमें सैंपल का एज बताना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, डीके होगा, देखो हाफ लाइफ निकालनी है तो डीके कांस्टेंट दे रखा वो क्या है, की, देखो हमें पता है टी हाफ किसकी इक्वल होता है 0.693 अपॉन में के, और ये के की वैल्यू डीके कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो कि ऊपर दे रखी है हमारे पास। तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे सिंपली 5730, तो यहाँ से हमारे पास टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पुट करेंगे के की वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टी हाफ आ जाएगा। अच्छा एक मिनट को, यहाँ पर डी के की वैल्यू तो निकालनी है, और जो हाफ लाइफ दे रखा है इसमें, ये यहाँ पर 5730 ईयर दे रखा है, यहाँ पर ये जो वाई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ईयर, ठीक है। तो हाफ लाइफ निकालना है रेडियो एक्टिविटी का, तो आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ से हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ दिया हुआ है, डी के कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। अब हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भाई कितने साल पुराना होगा, ठीक है। तो 2.303 अपॉन के log ए नोट बाय ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज, और यहाँ पर के की वैल्यू, और ये चीज हमने यहाँ पर सोल्व करके दिखा रखी है पहले ही, भाई log ए नोट बाय ए की वैल्यू ये सोल्व करके ये चीजें आई हुई है, ठीक है। और ये वाली जो डी के कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रखी है, देखो ये वाली, ये चीज पुट कर रखी है हमने डिवाइड में, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1845 साल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं वो आगे दिखा रखा है, ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। जैसे ये हमने सोल्व नहीं किया ना, तो ये आगे वाले क्वेश्चन में लोग ए नोट बाय ए कैसे सोल्व किया है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अब 20 मिनट फॉर 20% रिड्यूस हो गया, डिकम्पोज हो गया, ठीक है। कैलकुलेट करना है टी ऑफ, और लोग 100/80 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास ये। तो ध्यान से देखो के की वैल्यू क्या होती है, 2.303 अपॉन टी लोग ए बाई ए माइनस एक्स होता है, ये मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था। तो 2.303 अपॉन 20 मिनट है, अब इस ये 20 मिनट एज इट इज पुट कर देंगे, और लोग, अब देखो ए क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन आर से प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है। ए क्या है इनिशियल, ये मान लो 100 था, अब 100 में से ये क्या चीज बचेगी, देखो कुछ ना कुछ डिक्रीज हुआ होगा, ए में से कुछ ना कुछ डिक्रीज होके तभी प्रोडक्ट बचा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ए में से डिक्रीज होता होता मतलब कुछ डिक्रीज हो गया, एक्स डिक्रीज हो गया, तो वही तो प्रोडक्ट पे बचा होगा। तो मतलब ये 100 में से कितना
यहाँ पर 20% डिक्रीज हो गया। हाँ ये रहा देखो 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालूंगा, तो 20 यहाँ पर अगर मैं हटा देता हूँ तो बचेगा कितना 80। तो 100 से 20 गया तो 80 बच गया, तो 80 यहाँ पर e माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे इसको आंसर को, आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। अब ये टी ऑफ निकालना है, ये तो हमारे पास क्या निकला है, ये वैल्यू निकली है हमारे पास की वैल्यू। टी ऑफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन की। तो यहाँ पर हम की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने 20 मिनट पुट किया था तो टी ऑफ भी हमारे पास मिनट में ही आएगा, ठीक है। अगला आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। भाई टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती है। तो अरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी, अरेनियस प्रपोज्ड एन इक्वेशन दैट रिलेटेड टेम्परेचर एंड कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन क्वांटिटेटिवली। तो क्या वो इक्वेशन दे रखी है, वो अरेनियस इक्वेशन ये है, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, कोई भी रिएक्शन हो। ए क्या है, अरेनियस फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ या फिर बोल सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ई ए हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर हमारे पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, टेम्परेचर है, किसके अंदर, केल्विन के अंदर, और एब्सोल्यूट स्केल के अंदर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ लोगरिथम कर देता हूँ इनके आगे, ठीक है। लोगरिथम को या फिर एल एन बोथ साइड कर देता हूँ, अभी लोगरिथम नहीं कर रहे। जब मैंने लोगरिथम या एल एन पुट किया दोनों तरफ, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होगा, ये e की पावर क्या है, पावर में है। अब इसको मैं आगे ले आता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि a डॉट e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है। तो प्रोडक्ट इसको खोलते हैं तो दोनों तरफ अलग अलग हो जाता है। तो एल एन ई अलग हो जाएगा प्लस, और फिर एल एन ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब ई अपॉन आर टी को तो आगे ले आता हूँ, और एल एन और ये ई बचेगा ना, और एल एन से ई कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये पावर वो आगे आ जाएगी। तो ये लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एल एन ई। तो ई से एल एन यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यही। अब कहता है एट टेम्परेचर टी वन टेम्परेचर पे मैं क्या करता हूँ, एल एन की वन हो जाएगा, एल एन ई एज इट इज रहेगा, और ई वन अपॉन आर टी वन हो जाएगा। टेम्परेचर टू पे क्या होगा, एल एन के टू एल एन ई एज इट इज, और बस टेम्परेचर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, टी टू पुट कर देंगे। और ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। यहाँ टी ई ए आएगा। अब दोनों इक्वेशन है उनको ऑपरेट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब मैंने सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ऐसी इक्वेशन बनने के बाद अब हमें पता है एल एन की टू अपॉन एल एन की वन है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एल एन की टू बाई के वन से। और ये वाला ई ए अपॉन आर, ये तो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकालते हैं, और ये वाली चीज अंदर की सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी टी वन माइनस टी टू अपॉन टी टू बाई टी टू इंटू टी वन। अब एल एन को सोल्व करते हैं, एल एन की जगह पे लोगरिथम लगाते हैं तो 2.303 log की टू बाई की वन आ जाएगा। ई अपॉन आर, और टी वन माइनस टी टू अपॉन में टी टू टी वन, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, 2.303 को उस तरफ भेज देता हूँ। यहाँ पर भेजने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर बता रहा है भाई ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से सुनो, इसके बेस पे हमने एक ग्राफ निकाला है। देखो हम ग्राफ पुट कर रहे हैं किसके बेस पे, जो वाई एक्सिस है उसकी तरफ तो हम क्या ले रहे हैं, log k2 बाई k1, ठीक है। और जो हमारे पास 1/t है ना, उसके बेस पे हम क्या रहे हैं, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। और हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगी, देखो एक इक्वेशन याद होगी तो आपको लीनियर की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके हिसाब से ले रहे हैं हम। तो ये जो ग्राफ बना रखा ना, तो वो शायद मेरे हिसाब से अ, हम्म, हाँ इसी के हिसाब से बना रखा भाई, ठीक है। तो ये लोग के टू बाई के वन को है ना, मैंने के टू बाई के वन को मैं के मान लेता हूँ टोटल, ठीक है। तो लोग के टू बाई के वन लिखो या लोग के बोलो, ये तो क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये तो टर्म ले रखी है हमने वाई एक्सिस पे, ये वाली, ठीक है। अब क्या है, जो हम वो कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है 1/t, यानी कि वो चीज है हमारे पास x, ठीक है, वो चीजें ये। तो 1/t हमने क्या ले लिया, x एक्सिस पे। और जो हमारे पास स्लोप है, ठीक है, क्योंकि देखो x के साथ क्या होगा, x के साथ कौन मल्टीप्लाई है, ये वाला। तो m ये हमारे पास क्या होती है, स्लोप होती है। तो e अपॉन 2.303 r क्या हमारे पास स्लोप है। तो ये हमारे पास क्या होगी, स्लोप माइनस e अपॉन 2.303 r। और इंटरसेप्ट क्या होगा, log a।
हमारे पास log a तो भाई यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, log a यहाँ से नहीं, log a तो भाई यहाँ से ही मिल रहा था, ठीक है, तो यहीं से बना रखी इक्वेशन शायद, बस इसने ln की जगह पे 2.303 पुट कर रखा है, ठीक है, ये जो ग्राफ बना रखा है वो यहाँ से बना लिया। अब कहता है भाई जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन टाइम क्या होता है, इंक्रीज या होता है 1/t इंक्रीज होता जाता है, तो log k की कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और इंटरसेप्ट हमारे पास ये है पूरा, ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट दे रखा है वो हमारे पास ये है c की वैल्यू, ठीक है, log 10 a, और स्लोप हमारे पास इतने है, इतने एंगल से ये डिक्लाइन हो रही है, यानी कि ये कह सकते हैं ना, ये वाली जो थीटा एंगल है, इतने एंगल से क्या हो रही है, स्लोप आ रही है हमारे पास, ये थीटा एंगल, यही हमारे पास m की वैल्यू होती है, जो कि हमारे पास ये दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई मेथड ऑफ डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, इन दिस मेथड रेट ऑफ रिएक्शन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके प्लॉट करते हैं हम, कंसंट्रेशन के प्लॉट करते हैं, ठीक है, रेट यहाँ पर लिया और जो ऑर्डर है वो हमारे पास एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, सीधा ग्राफ आता है, और ऐसा करते हैं, अब जो फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं तो इस तरीके से ग्राफ आता है, और सेकंड ऑर्डर लेंगे तो भी इस तरीके से आएगा। आगे आता है हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड क्या कहता है, इन जनरल हाफ लाइफ पीरियड ऑफ टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन nth ऑर्डर ले रखा है, ऑर्डर क्या हमारे पास nth, ठीक है, उसके हिसाब से इज रिलेटेड टू इनिशियल कंसंट्रेशन, वो डिपेंड करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन पे, पर यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा था, एक ओनली कंसंट्रेशन पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है, तो ये हमने ए नोट लिया जीरो कंसंट्रेशन के लिए ऐसे आएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस तरीके से टी हाफ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सेकंड ऑर्डर से तो भी ऐसे आएगी। अगला आता है रेट ऑफ रिएक्शन इन केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है केमिकल रिएक्शन केस पे, ए कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग द परमानेंट केमिकल चेंज। भाई कैटलिस्ट का काम मैंने बता दिया, वो क्या करता है, सिंपली रेट को बढ़ाता है, ठीक है, बिना किसी उसमें अमाउंट में छेड़छाड़ किए, कोई रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, वो बिना कोई छेड़छाड़ किए क्या करता है, उसको रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। अब यहाँ पर हमने ये ग्राफ देखा था, उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और हमारे पास रिएक्शन प्रोग्रेस की उस पे, ठीक है, तो ये मैंने पहले ही करा दिया। ये कहता है अभी कैटलिस्ट प्रोवाइड ए अल्टर पाथ, जो कैटलिस्ट होता है वो एक दूसरा पाथ प्रोवाइड करता है रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, अब दूसरा प्रोवाइड करेगा और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या करके देगा, रिड्यूस करके देगा बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड हेंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो पीक की वैल्यू बताई थी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। अगला आता है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, रिएक्शन अकर ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, जो रिएक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, कोलिजन होता है तभी रिएक्शन होगी, ठीक है, ऑल कोलिजन आर नॉट इफेक्टिव, ये कहता है भाई जरूरी नहीं है कि सभी के सभी कोलिजन इफेक्टिवली वर्क काम करे, ठीक है, हो सकता है भाई कुछ रिएक्शन कोलाइड करके रिएक्शन कर जाए और कुछ कोलाइड ना करे तो वो रिएक्शन नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या होते हैं प्रेसिपिटेट की फॉर्म में या फिर कह सकते हैं रिएक्टेंट में वैसे ही रह जाते हैं, ठीक है। Effective collision are those collision in which molecule collide with sufficient kinetic energy। ये कहता है जो कोलिजन होगा ना, इफेक्टिव कोलिजन उसी को मानेंगे जो स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जिसकी जिस मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक या सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी वही कोलाइड कर पाएगा। अब उस एनर्जी को इसने क्या बोला है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला है, विच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी, वो किसकी इक्वल होती है हमारे पास, जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी को और एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीसीज, अब कोई रिएक्टिंग स्पीसीज है या रिएक्टेंट है वो भी कोई क्या कर पाएगा, कोई कुछ ना कुछ एनर्जी को कंटेन कर पाएगा, ठीक है, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, और उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तब जाके क्या होता है, एक इफेक्टिव कोलिजन होता है। तो ये कहता है अभी जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, दूसरी वो जो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है किसी मॉलिक्यूल की, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, वो किसके इक्वल होगी, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में एनर्जी। देखो ये शायद इसकी बात कर रहा है कि भी, ये वहां से बताता हूँ, देखो ये रहा, ये इसकी बात कर रहा है भाई, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी प्लस में ये वाली एनर्जी, इसकी बात कर रहा है, ये हमारे पास कौन सी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि ई ए प्लस डेल्टा एच, ये हमारे पास है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब कह रहा है इतनी एनर्जी होगी तभी रिएक्शन वो पॉसिबल हो पाएगी, नहीं तो वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट यही था कि भाई एक तो ई ए प्लस डेल्टा एच,
ये हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यानी कि यही हमारे पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अगर इसके एनर्जी के कम है, अगर मान लो ये कम हो सकती है, ये भी कम हो सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी सेम पाएगी, परंतु ये कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये कहता है अगर ये कम या ज्यादा है तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर कम होगी तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो जाएगी, अगर कम होगी तो ये क्या होगा, ये एनर्जी या फिर कोई रिएक्शन पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। ठीक है। अगला आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। कहता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, इट इज जनरली डिनोटेड बाय जेड। ये कहता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है। ये क्या होता है वैसे भाई, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, एक फिक्स वॉल्यूम है, मान लो ये वॉल्यूम है, अब इसके अंदर कितने पर्टिकुलर कोलिजन हो रही है, ठीक है, एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रही है, वही हमारे पास क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रही है, वही हमारे पास क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। अब मान लो एक रिएक्शन दे रखे है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट साइड कितने हैं, दो मोलिक्यूल है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी एक फॉर्मूला होता है, रेट किसके इक्वल होता है, जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है। और जेड ए बी के यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी है रिएक्टेंट ए और बी की, भाई एक सेकंड में कितनी बार कोलिजन होगा, और ई ए क्या एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर है। अब कुछ एक कंडीशन है कि भी कौन कौन सी कंडीशन होती है, मोलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी। जो मोलिक्यूल होगा वो कोलाइड करना चाहिए सफिशिएंट एनर्जी के साथ, जिसको मैंने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला था। मोलिक्यूल मस्ट बी ओरिएंटेड प्रॉपरली, जो मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन होगी, यानी कि भाई कैसे किस तरीके से वो खड़ा है या किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, उसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। इन ऑर्डर टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड और फॉर्म न्यू बॉन्ड, ये कह रहा है भाई जो ओल्ड बॉन्ड है उसको तो तोड़ दे और न्यू बॉन्ड है उनको बना ले, तभी वो रिएक्शन मानी जाएगी। ठीक है। एक अनोदर फैक्टर हमने इंक्लूड किया गया है पी, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर। ठीक है। वो इसके इक्वल होता है भाई, रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अगर ये ना भी करो तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक ये रिएक्शन ऊपर तक कर लेना। ठीक है। इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन, ये जो पी वैल्यू है यानी कि प्रोबेबिलिटी या हमारे पास स्टेरिक फैक्टर है, ये क्या बताता है कि भी कितनी इफेक्टिव तरीके से वो कोलिजन हुआ है हमारे पास। तो ये हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स थे, वो यहाँ पर हमारे पास खत्म होते हैं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।